बंगाल में 1770 और 80 के बीच में एक भयंकर अकाल पड़ता है, एक बहुत भयंकर दुर्भिक्ष पड़ता है। और बंगाल में ही एक गांव है पदचिन्नो गांव, वहां रहने वाले कल्याणी और महेंद्र उस समय में परेशान हो चुके थे डकैतों से, लूटपाट से। तो वो निर्णय करते हैं कि हमें अब यहां से पलायन कर जाना चाहिए, अपने बच्चे के लिए हमें यहां से चले जाना चाहिए। तो जब वो जा रहे होते हैं तो जंगल को पार करते हैं, और जिस समय जंगल को पार कर रहे होते हैं उस समय उन पर हमला होता है, और जान बचाने के लिए कल्याणी एक तरफ भाग उठती है और महेंद्र, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और वहीं उसी समय एक भावानंद नाम का एक सन्यासी के वेश में व्यक्ति प्रकट होता है और महेंद्र को बचा लेता है। महेंद्र अपना परिचय देता है, लेकिन उस भावानंद से बार बार ये पूछता है तू कौन है। तब भावानंद महेंद्र के सामने काफी देर शांत रहने के बाद में वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी पुल्ल कुसुमित ध्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये देवी दुर्गा की स्तुति करता है। और तब महेंद्र को लगता है कि अच्छा, सन्यासी के वेश में है और ये डकैत नहीं है। और तब भावानंद उसे ले जाता है। जीवानंद नाम का एक पात्र और आता है, और एक मठ था जिसका नाम आनंद मठ, जिसको सत्यानंद ने बनाया था, वहां ले जाते हैं। बाद में महेंद्र जो है कल्याणी से भी मिलता है, और इस तरह से एक वो बहुत अच्छा उपन्यास वो लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो आज का हमारा जो विषय है वो आपको पता लग गया होगा। आज हम बात करेंगे एक स्वतंत्रता सेनानी की, स्वतंत्रता के लिए सबसे लोकप्रिय नारे को, या हमारे अभिवादन में भी आज भी काम में आने वाले वंदे मातरम शब्द, वंदे मातरम गीत को देने वाले को, हमारे राष्ट्रीय गीत की रचना करने वाले को, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऐसा व्यक्ति जिसे यह गौरव प्राप्त है कि भारत के अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता जो विश्वविद्यालय है उससे पहला ग्रेजुएट, भारत में पहला भारतीय ग्रेजुएट, पहले बीए करने वाला, ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो आज हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी पे। आज की क्लास है हमारी बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। इनकी कुछ रचनाएं, आनंद मठ जो हमने चित्र में ली है, ये सन्यासी हैं, मैंने बात भी करी, आपको चर्चा भी करी पढ़ने। कपाल कुंडला बहुत अच्छा उपन्यास, मृणालिनी, देवी चौधरायण, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं इनकी। और इनकी कविताओं का जो संग्रह है, ये आप चित्र देख पा रहे हैं, कविताओं का जो संग्रह है वो ललिताओ मानुष के रूप में प्रसिद्ध है, ललिताओ मानुष। तो क्लास शुरू करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये चट्टोपाध्याय कर लें चाहे चटर्जी कर लें, एक ही बात है, एक ही बात है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये चट्टोपाध्याय आगे चल के क्या हो गया, चटर्जी, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ये चटर्जी यही है, तो बार बार अपने को ऐसे सोचना नहीं है। तो ये चीज है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी। इनका जन्म बंगाल में होता है, तारीख है 28 जून 1838, 28 जून 1838। एक जिला है 24 परगना, उस जिले के अंदर जगह है नेहाटी। नेहाटी कहां पर पड़ता है, 24 परगना, 24 परगना। मैं गया हुआ हूं या 24 परगने में, अब तो बहुत ही पहले बहुत डेवलप था, लेकिन अब तो मामला बहुत पूरा हो गया। 24 परगना जिला है और ये बंगाल में है, यहां पर इनका जन्म होता है। मृत्यु की भी बात कर लेते हैं। 8 अप्रैल 1894, 8 अप्रैल 1894 कलकत्ता में इनकी मृत्यु होती है, कलकत्ता में इनकी मृत्यु होती है। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था यादव चंद्र चटर्जी, यादव चंद्र चटर्जी, यादव चंद्र चटर्जी इनके पिता का नाम था।
और जैसा कि जो दुर्गा की स्तुति लिखेगा वो दुर्गा ही उसकी माँ हो सकती है। तो यादव पिता और माता दुर्गा देवी, इनकी ये संतान थे दुर्गा देवी। विवाह पत्नी तो दो थी इनकी, एक बार इन्होंने बाद में दोबारा विवाह भी किया था। तो इस तरह बंकिम चंद्र चटर्जी का जो जन्म है और मृत्यु का स्थान है। मैंने शुरुआत में आपको बात करी कि ये जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कौन से विश्वविद्यालय, कई जगह आप ये पढ़ोगे कलकत्ता विश्वविद्यालय, एक ही बात है, कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रेसिडेंसी कॉलेज, वहां से इन्होंने 1857 में क्या कर ली, ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे वहां से स्नातक करने वाले। ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो वहां से स्नातक करके निकले। और जब स्नातक करके निकले तो ये सीधा ब्रिटिश क्राउन ने, है ना, ब्रिटिश क्राउन ने इनके लिए आदेश जारी किए और इन्हें वहां का क्या बना दिया, डिप्टी कलेक्टर। अरे भाई बहुत बड़ा पद दे दिया, भारतीय को दे दिया अंग्रेजों ने। और कब दिया, 1858 में, क्योंकि हमने 1857 की क्रांति पढ़ ली। अब वो भारतीयों को खुश करने में लगे हुए थे। वो भारतीयों क्या कर रहे थे, खुश कर रहे थे, और खुश करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, और वैसे योग्य भी थे, जो इतनी रचनाएं कर सकता हो वो योग्य व्यक्ति है, जाहिर सी बात है। तो ब्रिटिश क्राउन ने इन्हें डिप्टी कलेक्टर का एक बड़ा पद दे दिया। लेकिन मन में जिसके क्रांतिकारी विचार होते हैं, हालांकि इन्होंने ये पद पे रहते हुए देश की सेवा की। इन्होंने अपना जो पहला उपन्यास लिखा वो लिखा राजमोहन वाइफ। क्या लिखा, इनका जो पहला उपन्यास है वो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में प्रथम रचना इनकी थी राजमोहन्स वाइफ। वाइफ किसको बोलते, पत्नी को। खुद की पत्नी की नहीं लिखा है इन्होंने, राजमोहन की पत्नी का बारे में लिखा है। उसके बाद में इनको पता लग गया कि अब थोड़ा सा अंग्रेजी में लोगों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अंग्रेजी पढ़े लिखे तो है लेकिन लोगों तक उसको पहुंचाना मुश्किल है। तो जनमानस वहां के जो लोगों की भाषा थी वो बंगाली भाषा थी। तो इनका जो बंगाली भाषा में पहली रचना है वो है दुर्गेश नंदिनी। याद रह जाएगा, दुर्गेश नंदिनी। वंदे मातरम में दुर्गा की स्तुति है, माता का नाम दुर्गा है। पहला बंगाली रचना इनकी दुर्गेश नंदिनी है। तो ऐसे याद कर लेना। कब, तो यह 1865 के अंदर इनकी पहली रचना कौन सी भाषा में, बांग्ला में, बांग्ला भाषा के अंदर इनकी पहली रचना। इसके बाद दूसरी रचना इन्होंने करी, वो भी बहुत फेमस हुई, कपाल कुंडला। अभी हमने चित्र भी देखा था कपाल कुंडला का, याद रह जाएगा। ये भी इन्हीं की रचना, दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं। 1872 आते आते इनको लगा कि अब समाचार पत्र से लोगों में जागृति भी पैदा करनी चाहिए। तो इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली। उस मासिक पत्रिका का नाम रखा बंग दर्शन मासिक पत्रिका इन्होंने निकाली। कपाल कुंडला 1866 कर सकते हो अगले साल। बंग दर्शन मासिक पत्रिका इन्होंने निकाली, और ये निकाली 1872 में। और ये जो बंग दर्शन मासिक पत्रिका थी, इसके अंदर इन्होंने एक अपना उपन्यास भी छापा था। उस उपन्यास का नाम था विषवृक्ष। ये उपन्यास इन्होंने इस अपनी मासिक पत्रिका के अंदर छापा। तो महीने महीने से पत्रिका छपती थी, और कई दिनों बाद, आज वाली स्थिति नहीं है कि रोज अपने गुड मॉर्निंग के अंदर अपने को अखबार चाहिए होता है। वहां तो अखबार 7-7 10 दिन बाद तक तो लोगों तक पहुंचते थे, और बड़ी रुचि से, क्योंकि वही है ना सूचना का स्रोत होता था, तो उसको बहुत रुचि से लोग पढ़ते थे। तो भारतीय जनजागरण या हम कहें स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर समाचार पत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस पर हम बड़ी डिटेल से क्लास लेंगे कभी, तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार भारतीय लोगों को जागरूक किया इन समाचार पत्रिकाओं ने। इन्होंने मृणालिनी उपन्यास भी लिखा। मृणालिनी ये भी इंपॉर्टेंट है। एक राधा रानी इनका उपन्यास है, राधा रानी भी बहुत महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है। और अपन ने एक चित्र में भी लिया था, वो भी रह गया अपना देवी चौधरायन इनका बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पॉपुलर। इसके अलावा चंद्रशेखर है, इंदिरा है, रजनी है,
राजशेखर है, कौन कौन से बोले, चंद्रशेखर, इंदिरा, रजनी, राजशेखर, ये कुछ इनके बहुत फेमस कृतियां हैं जो अपन ने बात की। इनका सबसे अंतिम उपन्यास जो है वो है सीताराम। सीताराम देखो, ये अंतिम कृति है इनकी, अंतिम कृति है। किस नाम से है? सीताराम, जय सिया राम, राम राम लास्ट में राम का ही नाम बसता है, तो याद रखना इनकी अंतिम कृति का क्या नाम है? सीताराम, ये इनकी अंतिम कृति है। इनकी जो कविता संग्रह है वो अपन ने बात कर ली। इनकी अंतिम जो कविताओं का संग्रह है वो है कविता ओ मानुष, कविता ओ मानुष। ये कविता जो संग्रह है वो इनका कविता संग्रह है, कविता संग्रह है, संग्रह है ललिता ओ मानुष नाम से, ललिता ओ मानुष नाम से इनका कविताओं का संग्रह है। उसमें बहुत सारी क्या है? कविताएं हैं, और उनको एक लड़ी में पिरो के ललिता ओ मानुष नाम दिया गया। तो वापस बात करें इनकी, तो अंग्रेजी में प्रथम रचना राजमोहन स्वाइप, ये रोज हो गया क्या, कोई बात नहीं, रोज राजमोहन स्वाइप है। कपाल कुंडला दुर्गेश नंदिनी इनके उपन्यास है। बंगदर्शन पत्रिका के अंदर एक विश्ववृक्ष उपन्यास छापा। चंद्रशेखर, इंदिरा, रजनी, राजशेखर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट देवी चौधरायन, राधा रानी, मृणालिनी, कपाल कुंडला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इनके, तो एक बहुत महत्वपूर्ण कृति इनकी वो है आनंद मठ, आनंद मठ उपन्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भारतीय क्रांति के रोल में भी ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इसका जो प्रकाशन है वो किया गया 1882 में, 1882 में इसका क्या हुआ? प्रकाशन किया गया, रोक लगा दी गई। और इस उपन्यास में जैसे मैंने बात करी कुछ पात्रों की, जिसमें पात्र है महेंद्र, पात्र है कल्याणी, ये जो वंदे मातरम गीत गाने वाला वो कौन? भावानंद, एक सत्यानंद, भावानंद का एक मित्र जीवानंद, ऐसे कुछ पात्रों के बारे में है। कथानक जो है ये जो पात्र हैं ये सत्य नहीं है, लेकिन इसमें जो वर्णन है वो सत्य है काफी हद तक, क्योंकि ये बंगाल के दुर्भिक्ष से जुड़ा हुआ है। बंगाल में जो अकाल पड़ा था, और वहां 1773 ईस्वी में ये अकाल पड़ा था, तो वहां उस समय में विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह की घटना पर आधारित है। अब इन्होंने जो दो स्टेंजा कह ले, दो पद कह ले, दो पद संस्कृत में जो रचना की थी इन्होंने 1875 में कर ली थी, उनको भी इसमें जोड़ा। और बाकी शेष सारा ये किस भाषा में है? बंगाली भाषा में है या बांग्ला में है। केवल दो पद हैं इसमें जो संस्कृत के हैं, वो केवल बांग्ला भाषा में है। और मैंने बात करी वंदे मातरम से वो शुरू होते हैं। 1882 में इसका प्रकाशन किया गया। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो दो पद संस्कृत के, बाकी शेष बंगाली के हैं, ठीक है, ये अपन ने चर्चा कर ली इस बारे में। अब ये इन्होंने रचना करी क्यों थी, है ना, ये रचना इन्होंने करी क्यों थी? तो इसके पीछे कारण है कि जो राजकीय समारोह होने थे उसके अंदर एक ऑर्डर निकाला अंग्रेजों ने। ऑर्डर क्या निकाला? ऑर्डर निकाला कि आप सबको जो सरकारी कर्मचारी उनको गाना है गॉड सेव क्वीन। अब यार ऐसी बात, गॉड सेव क्वीन, क्वीन के लिए क्यों कहें भाई? अभी अपनी सरकार है फिर भी बोल दे, कोई बात नहीं, गहलोत साहब के लिए कह दे, मोदी जी के लिए कह दे, सबके लिए कह देंगे, भगवान को लंबी उम्र दे। लेकिन वो तो भारत तो गुलाम था, क्वीन के जो प्रार्थना गॉड सेव क्वीन अपन क्यों गाए? ये अनिवार्य कर दिया। तो इन्होंने उससे प्रेरणा पाकर, इनको प्रेरणा मिली कौन से? गॉड सेव क्वीन का गायन का आदेश आया वहां से, तो इन्होंने भी लिख डाला वंदे मातरम, वंदे मातरम, है ना। तो ये इन्होंने प्रेरणा वहां से मिली कि गॉड सेव क्वीन का जो आदेश आया उससे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें
तो इस जो संस्कृत के पद हैं ये बंगाली में, इसका अनुवाद बार बार किया गया। तो एक व्यक्ति जिनका नाम है अरविंद घोष, अरविंद घोष, इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। और संभवतः यह अनुवाद हुआ है 1906 के अंदर, है ना, 1906 में यह अनुवाद हुआ है। इसके अलावा अरविंद घोष ने इसका अनुवाद किया। ये अनुवाद किसमें किया? ये अनुवाद किया अंग्रेजी के अंदर। ये अनुवाद किसमें किया? अंग्रेजी के अंदर किया। अगर हम बात करें हिंदी के अनुवाद की तो मदन लाल कांत, मदन लाल कांत, इन्होंने इसका अनुवाद किसमें किया? हिंदी में, हिंदी में अनुवाद किया। और एक वो मोहम्मद, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ है, राज्यपाल भी है ना, कहीं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद आरिफ कह लें, आरिफ मोहम्मद खान कह लें, ये मुझे समझ में नहीं आया, मोहम्मद आगे लगता है पीछे लगता है, तो मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने इसका अनुवाद किसमें किया? उर्दू में किया। अब हुआ क्या, ये जो गीत है वंदे मातरम, ये 1896 में कलकत्ता में सबसे पहले गाया। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। और इसको कहते हैं कि संगीत जो है, इसको संगीत या इसको धुन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर भी बहुत प्रतिभाशाली, कई देशों के राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। लेकिन राष्ट्रगान जो है ना, उसकी रचना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और यहां संगीत में करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन 1923 आंध्र के अंदर 1923 जगह काकीनाडा कांग्रेस का अधिवेशन, काकीनाडा कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और वहां गीत गाया जाने लगा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। और अचानक मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हो गए और मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध कराया, नहीं गाएंगे। लेकिन वहां विष्णु दिगंबर पुल शंकर इस गीत को गाते रहे, जिन्ना चिल्लाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे देश का गान है, वंदे मातरम, नमन करना है देवी को, इसे आप देवी की आराधना नहीं अपने देश की स्तुति के रूप में ले लीजिए। गीत गाया गया और गीत पूर्ण हुआ, सब लोगों ने उसकी भागीदारी की। मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 1923 काकीनाडा अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में इसका विरोध किया था। अगर हम बात करें तो 1907 के अंदर एक ध्वज बनाया गया था। उस ध्वज में 1907 के अंदर उस ध्वज के नीचे क्या लिखा गया था? वंदे मातरम। और जो भी क्रांतिकारी फांसी पे चढ़ता वो नारा लगाता वंदे मातरम का। भगत सिंह ने अपने पिता को जो भी लेटर लिखी, पत्र लिखे थे, उन सब में वंदे मातरम अभिवादन किया। हर एक क्रांतिकारी वंदे मातरम अभिवादन करने लगा। ऐसी इतना तो 1937 के अंदर कांग्रेस ने कहा कि ये हमारा आगे चलकर राष्ट्र गीत होगा और उसके 2 छंद अपनाए थे। 1937 में ये डिसीजन हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम के प्रश्न के हिसाब से तो 24 जनवरी डेट याद रखें आप, 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय गीत तो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नारा देने वाले या हमारा राष्ट्रीय गीत देने वाले, लिखने वाले, इतने विद्वान, कई कविताएं लिखने वाले, कई महान रचनाएं करने वाले, से उपन्यास और जो मासिक पत्रिका है, अपन ने बात की, बंग दर्शन निकालने वाले और क्रांतिकारी उसमें लेख लिखने वाले, ऐसे पत्रकार, ऐसे कुशल प्रशासक, डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहने वाले और उस समय में अंग्रेजी का इतने ज्ञाता रखने वाले, ऐसे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। संबंधित उनसे हमने सारे प्रश्न लिए, उनकी जीवनी से संबंधित, महत्वपूर्ण कार्य संबंधित। आप जुड़े रहिए, क्लासें अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।